हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। कैमशाला में फिर से आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो क्लास 11th केमिस्ट्री से है, चैप्टर 1। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंडर कवर करने वाले हैं, सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी क्यों है और इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स देखेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म करते हैं। और फिर हमारे आज के टॉपिक का सेकंड पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका पहले हम मीनिंग देखेंगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इनका क्या मीनिंग है और इसका क्या रिलेशन है अनसर्टेनिटी से और सिग्निफिकेंट फिगर से, वो हम देखेंगे। फिर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे सामने कोई नंबर है तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब सबसे पहले देख लेते हैं अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम अगर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, श्योरिटी से नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ उसमें हमें डाउट है, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब केमिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन है। इन केमिस्ट्री मेजरमेंट्स आर मेनली रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्सेट्रा विच आर टू स्मॉल टू बी व्यूड इवन बाय माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में मेनली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स और उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडी और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की ही स्टडी करते हैं। और क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिनको हम इवन स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप से भी सिंगल पार्टिकल को देख पाएँ, ये इतने छोटे होते हैं, इसीलिए हमेशा ही, लगभग हमेशा ही जब हम कोई मेज़रमेंट परफॉर्म करते हैं इनसे रिलेटेड, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। ये तो एक प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी रहेगी, हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि जब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर इन एटम्स, मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन करते हैं, यानी कि हमने एटम्स, मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी की स्टडी करनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटली हमने कोई वैल्यू ऑब्टेन करी, तो इन वैल्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी काफ़ी एक्सट्रीम होता है ज़्यादातर केस में। इन मोस्ट केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़ वेरी एक्सट्रीम। तो जब हम इस डेटा को यूज़ करके थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं किसी और चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमने 1-2 एग्जांपल लिए हैं। ये जो मैग्नीट्यूड है ये काफ़ी स्मॉल भी हो सकता है, हमने कहा था एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है बहुत छोटा भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास देखें, अभी हमने एग्जांपल के लिए लिया है हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल एटम का मास, तो आप देख सकते हैं कि उसका एक एटम का मास कितना होता है। ये वैल्यू आपको दिख रही है। तो अगर आप इसमें पॉइंट्स के बाद ज़ीरोज़ देखेंगे तो ये ज़ीरोज़ ही इतने सारे हैं कि ये नंबर काफ़ी हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एटम है और उसका मास भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे इस पे कि कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लें, ओनली 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें H2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, H2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसकी भी वैल्यू अगर आप देखें तो ये इसकी वैल्यू है। देखिए ये वैल्यू हम रीड भी नहीं कर पाएंगे, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। तो हम ये देख सकते हैं कि लगातार हमारे सामने
जो एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड वैल्यूज़ आती है उनका मैग्नीट्यूड इतना एक्सट्रीम होता है कि अगर हम इनसे रिलेटेड अगर आप कैलकुलेशंस करें, सिंपल कैलकुलेशंस भी अगर हम करें तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लगातार हमें ऐसे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है जिनसे जिनसे अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशंस भी करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो एक एग्जांपल भी हमने आपके लिए लिया है कि भाई मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम की रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है भाई रेडियस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2। तो अब सबको लग रहा होगा डायमीटर को 2 से ही तो डिवाइड करना है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम की डायमीटर देखें तो ये डायमीटर होता है 0. ये है हाइड्रोजन एटम की डायमीटर, और अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको कितना टाइम लगेगा। तो भले ही फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है हाइड्रोजन एटम के डायमीटर की, वो वैल्यू का में जो मैग्नीट्यूड है वो इतना एक्सट्रीम है कि कैलकुलेशन, इवन सिंपल कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। इस तरह से तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो आता है वो है साइंटिफिक नोटेशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है और ये कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो इस नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ नोटेशन, अब ये इसका अगर हम देखें तो मेन पॉइंट है, इट इज़ अ नोटेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻⁻n। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं, हम उसे कहते हैं उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि स्पेशली इसको साइंस की स्टडीज़ के लिए या साइंस में जो होने वाली कैलकुलेशंस हैं उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि वो ईजी हो सके। तो अब इसमें कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये कैपिटल एन है इसका नाम होता है डिजिट टर्म। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या क्या हो सकती है। तो जो कैपिटल एन है या तो वो एन 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल भी हो सकता है कभी कभी, यानी 1 या 1 से बड़ा होगा, और हमेशा ये 10 से छोटा होगा। 10 भी नहीं हो सकता, 10 से छोटा होगा। तो अगर हम मेनली देखें तो एन, ऑल द वैल्यू ऑफ एन ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड 10। पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 और 10 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब अगर हम स्मॉल एन की बात करें तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है एनी इंटीजर, ये एक इंटीजर होता है। अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, और वैसे ही माइनस में भी हो सकती है, -2, -4, -10 कुछ भी हो। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको n इंटू 10⁻n, तो उस नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देख लेते हैं कि इससे हमारी कैलकुलेशन कैसे ईजी हो जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट और आपको याद रखना है, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखते हैं, इफ़ n कंटेन डेसिमल, मैंने आपको कहा था जो कैपिटल n है वो एक होल नंबर भी हो सकता है या उसमें डेसिमल भी हो सकता है। अगर उसमें डेसिमल हुआ, इट इज़ टू बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो उस कैपिटल एन में जो भी पहली नॉन ज़ीरो डिजिट होगी आपको डेसिमल उसके बाद ही शिफ्ट करना है, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, अब इसमें एक बात हमेशा याद रखेंगे हम कि ये जो कैपिटल एन है और स्मॉल एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन ये बैलेंसर्स होते हैं, हमेशा याद रखना।
कैसे बैलेंसर्स होते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास एक सीसॉ है और हमने सीसॉ के एक एंड पे कैपिटल एन को रखा है और दूसरे एंड पे स्मॉल एन को। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी हम कैपिटल एन की वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो जितना हम कैपिटल एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतनी ही स्मॉल एन की वैल्यू साथ के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमें कम करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर हम कैपिटल एन को छोटा कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ स्मॉल एन को भी उतना बड़ा करना है, ताकि जो नंबर है ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये नंबर को बैलेंस कर रहे हैं। हम कभी भी नंबर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का जो उसका तरीका है वो चेंज कर रहे हैं। इसलिए कैपिटल एन और स्मॉल एन ये हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं कि अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। कैसे? तो पहले तो हमें इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो रूल क्या था कि जो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। फिलहाल हमें यहाँ पे डेसिमल दिख नहीं रहा। जब भी हमें किसी नंबर में डेसिमल नहीं दिखता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कहाँ मानना पड़ता है, लास्ट में। ठीक है, तो अब मान लीजिए लास्ट में ये डेसिमल है और मुझे उसको शिफ्ट करना है 6 के बाद। तो मान लीजिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है, तो आफ्टर शिफ्टिंग द डेसिमल ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमें बाद के फिर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं उन्हें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 6.022 है ये हमारा कैपिटल एन हो गया। ठीक है ना, ये हमारा पहला टर्म आ गया कैपिटल एन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 10 टू दी पावर। अब मुझे यहाँ पे स्मॉल एन लिखना है। ठीक है, अब स्मॉल एन की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो बैलेंसर वाला पॉइंट याद रखें कि हमने अगर एन को बढ़ाया है तो कैपिटल एन को अगर बढ़ाया है तो स्मॉल एन को छोटा करेंगे, और अगर कैपिटल एन को छोटा किया है तो स्मॉल एन को बढ़ा देंगे। अब फिलहाल अगर आप इन दोनों नंबर को देखो, ये नंबर और ये नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा तो ये नंबर काफ़ी हमने छोटा कर दिया, यानी कि कैपिटल एन को हमने अभी छोटा कर दिया है। तो अगर हमने कैपिटल एन को छोटा किया है तो स्मॉल एन को बढ़ाना है। इतना तो आपके माइंड में रहना चाहिए। अब बढ़ाना है का मतलब क्या है कि यहाँ जो पावर आएगी ना 10 टू दी पावर, ये यहाँ पे जो पावर आएगी ये पॉजिटिव में आएगी। बढ़ाने का मतलब होता है पॉजिटिव और कम करने का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब कितनी आएगी वो देख लेते हैं। हमने 8 पोजीशंस के बेसिस पे डेसिमल को शिफ्ट किया है, छोटा किया है, तो उतना ही हम बढ़ा देंगे। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख देंगे +8। ठीक है, तो हमारा ये स्मॉल एन हो गया। जो कैप 8 हमने लिखा है ये हमारा स्मॉल एन हो गया। तो 8 ही क्यों आया, क्योंकि हमने डेसिमल को उसकी पोजीशंस को 8 पोजीशंस पीछे शिफ्ट किया है। और प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमने कैपिटल एन को छोटा कर दिया तो स्मॉल एन को हमें बढ़ाना है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाला। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, हमें कहाँ चाहिए 4 के बाद, क्योंकि 4 पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो जब हम कैपिटल एन लिखेंगे तो कैपिटल एन हो जाएगा 4.23। ठीक है, अब ये देख लेंगे क्योंकि हमने अब एन को बड़ा किया है। देखिए ये नंबर काफ़ी छोटा है और उसके कंपैरिजन में ये नंबर हमने काफ़ी बड़ा कर दिया। तो अब हमारी जो स्मॉल एन की वैल्यू आएगी पावर की, वो माइनस में आएगी। तो कितनी माइनस में, तो वो डेसिमल से पता चलेगा। अब देखिए कितना डेसिमल हमने शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है ये है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इस फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करना और कैलकुलेशंस इस पे बेस्ड करना ये इजी होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम रूल के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल फिक्स होना चाहिए, वो है कि
जो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स सेम होने चाहिए, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स सेम होने का मतलब है कि उन नंबर्स में जो उनका स्मॉल एन की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए बिफोर एडिंग और बिफोर सब्ट्रैक्टिंग। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे ये है 1.18 इंटू 10⁴, ये एक नंबर हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, प्लस हमें दूसरा साइंटिफिक नोटेशन का टर्म इसमें इंक्लूड करना है। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। तो अब पहले हमें क्या देखना है कि एक्सपोनेंट सेम है या नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी स्मॉल 4 और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ठीक है, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का रूल क्या है कि ये जो 10⁴ है ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको पहले ही अलग कॉमन निकाल लेंगे 10⁴ को। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो दोनों के कैपिटल एन की वैल्यू है, मतलब कि 1.18 और 4.16, तो 1.18 और हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 4.16। ठीक है, इक्वल टू, अब 1.18 प्लस 4.16 अगर हम करें तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 5.34 और मल्टीप्लाई बाय 10⁴ एज इट इज़ होगा। तो ये इसका आंसर है। तो अब देखिए कि इसको सॉल्व करना बड़ा आसान था, लेकिन अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को, ये जो दो नंबर्स हमने लिए हैं, अगर हम इन दो नंबर्स को इनके स्टैंडर्ड नोटेशन में लेते तो इनको ऐड करना बहुत मुश्किल होता, काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पावर्स है वो इनिशियली सेम नहीं है। देखिए, एक में -5 है और एक में -6 है, तो फिलहाल तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास तरीका क्या है कि हम पहले पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लें। तो इक्वल करने का क्या तरीका है, या तो मैं -5 को -6 कर दूं या -6 को -5 कर दूं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पहले नंबर को अनचेंज्ड रख रहे हैं, मतलब कि 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये हमने ऐसे ही रहने दिया। और जो सेकंड नंबर है उसमें हम पावर को क्या कर रहे हैं, 10⁻⁻5, ताकि दोनों नंबर में एक्सपोनेंट सेम हो सके। अब आप देख सकते हैं कि हमने स्मॉल एन को -6 से -5 कर दिया। तो -6 से -5 करने का मतलब है कि हमने 1 ऐड किया है, 1 से उसको बढ़ाया है। तो याद रखें बैलेंसर वाला रूल कि अगर स्मॉल एन को बढ़ाया है तो कैपिटल एन को 1 से कम करना है। तो 1 से कम करने का मतलब है कि इसको हम इसकी एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.895। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स को इक्वलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो इक्वल नहीं रहेंगे तब तक हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी आगे फिर आपको पता ही है कि जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है, अब आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। तो हमेशा याद रखेंगे, मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल रहें, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को हमेशा ऐड करते हैं। कैपिटल एन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है। उसी तरह से डिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो जो कैपिटल एन की वैल्यू उनको तो प्रॉपरली डिवाइड करना है, बट एक्सपोनेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इन रूल्स के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻²। तो सबसे पहले तो जो कैपिटल एन है उनको हम एक साथ ले लेते हैं, 1.5 इंटू 4। दोनों में हमने जो कैपिटल एन था उनको एक साथ ले लिया, और क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब हम एक्सपोनेंट्स के टर्म को ले लेते हैं। एक में है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है,
अब इनको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे तो वो आएगा 6 इंटू, अब हमने क्या कहा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स आर एडेड, तो 10⁻³ प्लस 2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम डिवीजन का ले लेते हैं। डिवीजन में अगर हम देखें तो पहले हम लिखेंगे 5.4 डिवाइडेड बाय 1.8, ये तो हुए कैपिटल N, इनको हम नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं वैसे करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए हमने अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर हम जो 10⁻³ वाला टर्म होगा सेकेंड टर्म, उसको हम मल्टीप्लाई में ही लेंगे। डिवीजन हमें सिर्फ कैपिटल N का करना है। ठीक है, 10⁻, पहले में जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 5, और हमने क्या कहा था रूल में कि डिवीजन करते समय पावर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस होके हो जाएगा 3। और हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एक्सपोनेंट माइनस सेकेंड एक्सपोनेंट, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा दिख रहा है उसमें से छोटा माइनस कर दिया, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर 5.4 को डिवाइड कर रहे हैं 1.8 से, इसलिए इसका पावर पहले आना चाहिए माइनस सेकेंड वाले का पावर आएगा। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब अगर हम 5.4 को डिवाइड करें 1.8 से तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 हो गया 2, तो ये हो गया 2, तो ये इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ी आसान कैलकुलेशंस हो जाती है साइंटिफिक नोटेशन से। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले याद रखेंगे कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि केमिस्ट्री में हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी कितनी है, इसका अमाउंट कितना है, ज़्यादा है कम है, इसको हम जनरली समझते हैं इन दो टर्म्स के बेसिस पे, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या है 1 बाय 1। पहले आ जाता है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट और द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब ये ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या है, देखिए ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब है जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिराइव की है या डिटरमाइन की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड का हम मोलर मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली, तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया और उससे हमें एक्सपेरिमेंट से एक वैल्यू मिली, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। लेकिन अब क्या है कि उस कंपाउंड की एक रियल वैल्यू भी होगी ना कुछ, जो उसका एक्चुअल में जो मोलर मास है जो होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम इसका मोलर मास थेरोटिकली निकाले तो वो आएगा 18, तो ये जो 18 है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो उसी को हम कहते हैं इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, और अब अगर कोई वाटर का एक्सपेरिमेंटली मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहा है, डिटरमाइन करना चाह रहा है, तो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो उसे फाइनल आंसर मिला वो हो सकता है 18 भी हो या ज़्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने एक्सपेरिमेंट कितने अच्छे से किया है, तो वो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ये ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू आपस में कितने क्लोज हैं। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास आएगी, उनके बीच के जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा रहेगी, तो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह से अब अगर हम देखें प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन में क्या होता है कि जैसे अभी फिर से हम वही ले लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें वाटर का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कोई एक ही रीडिंग नहीं लेते, हम उसको कम से कम 3 या उससे ज़्यादा बार रिपीट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है पहली बार में हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ ज़्यादा गलती करी हो, तो वो हो सकता है दूसरी बार में ज़्यादा रिपीट ना हो, तो इसलिए हम एक रीडिंग नहीं लेते, एक मेजरमेंट नहीं लेते, एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं। तो मान लीजिए उसने वाटर का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली 3 रीडिंग्स ली,
पहली रीडिंग आई मान लीजिए 16.2, जबकि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक है ना। इसकी पहली रीडिंग आई 16.2, दूसरी आई 16.4, तीसरी है 16.3। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि ये जो उसने सेम क्वांटिटी को बार बार मेज़र किया है, ये तीनों रीडिंग एक ही चीज़ के लिए है, वो है मोलर मास, लेकिन उसने 3 बार उसकी मेजरमेंट ली है, ठीक है ना। तो एक ही क्वांटिटी को जब हम बार बार मेज़र करते हैं तो उनमें आपस में कितना डिफरेंस है या वो कितनी क्लोज है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। अगर ये वैल्यूज़ आपस में बहुत क्लोज हैं, इनकी क्लोजनेस ज़्यादा है, तो हम कहेंगे प्रिसीजन भी ज़्यादा है। और अगर ये वैल्यू ऐसी होती कि एक वैल्यू है 16.2, एक आ रही है 16.9, एक आ रही है 15.7, तो अब देखिए कि इनमें डिफरेंसेस ज़्यादा है और क्लोजनेस कम है, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो मेजरमेंट्स का सेट है ये कम प्रिसाइज है और ये वाली जो मेजरमेंट का सेट है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों समझ में आई होगी। फिर भी हमने आपके लिए एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और किसी सब्सटेंस का मास डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। अब उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उस सब्सटेंस का जो ट्रू मास है वो है 2 ग्राम, यानी कि अगर किसी का आंसर 2 ग्राम आता है तो हम कहेंगे मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों ने 2-2 रीडिंग्स ली है। पहले स्टूडेंट की रीडिंग है 1.93 एंड 1.94, ठीक है, 1.93 एंड, तो अगर हम इनका एवरेज निकालें इन दोनों का 1.93 और 1.94 का, तो ये आएगा 1.935। अब आप ये देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे इसकी ऑब्जर्व वैल्यू, ये है 1.935 ऑब्जर्व वैल्यू। अब आप देखेंगे कि 1.935 जो 2 है इसकी ट्रू वैल्यू, इससे काफ़ी दूर है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर ये क्लोज नहीं है या क्लोज कम है तो हम कहेंगे कि जो फिलहाल इस स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है या कम है, हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों रीडिंग्स में आपस में डिफरेंस देखें 1.93 एंड 1.94, तो इनका आपस में ये बहुत क्लोज है। तो अगर ये 2 रीडिंग्स आपस में क्लोज हैं तो हम कहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज है, यानी इसकी प्रिसीजन तो ज़्यादा है लेकिन ये एक्यूरेट कम है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो इसमें इन दोनों रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे 1.96 और 2.05 एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज कम है। लेकिन हम अगर इसका एवरेज निकालें तो ये काफ़ी पास आएगा 2 के, जो उसकी रियल वैल्यू है उसके काफ़ी पास आएगा ये। तो अगर ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में क्लोजनेस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर हम तीसरे स्टूडेंट को देखें तो इनमें आपस में रीडिंग्स में आपस में क्लोजनेस भी ज़्यादा है और इसका जो एवरेज आएगा वो भी 2 ही आ रहा है, एग्जैक्ट 2 के बहुत पास है, इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो यानी इसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इस आज की क्लास का, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले तो क्या होती है? These are the meaningful digits in the measured values which are known with certainty are called। तो देखिए, हमने कोई प्रॉपर्टी को मेज़र किया, ठीक है। मान लीजिए हमारी मेज़रमेंट आ रही है 1.832, हमने मान लीजिए किसी का वॉल्यूम मेज़र किया तो ये 1.832 ml आ गया। लेकिन हम जो सर्टेन हैं, मतलब हम श्योर हैं, वो 1 के बारे में है। अभी 1 तो फिक्स है, 1 के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। हमें ये भी श्योरिटी है कि ये 8 ही की लाइन में आएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट के बाद 8 ही आने वाला है, ना 7 होगा, ना 6 होगा, ना 9 होगा। लेकिन हम ये जो 3 और 2 है इनके बारे में सर्टेन नहीं है। तो ये जो 2 डिजिट्स हैं 1 और 8, ये फिलहाल नंबर ऐसा है जो हमें नोन है सर्टेनिटी के साथ, इसके बारे में हमें श्योरिटी है। तो हमारे लिए ये जो 2 डिजिट्स है ये कैसी डिजिट्स होगी? मीनिंगफुल। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1.8 है इनको तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो हमारी ये जो 3 और 2 है इसको हम कहते हैं एरर टर्म,
या एरर डिजिट्स। तो इन एरर डिजिट्स में से हम सिर्फ पहली ही एक डिजिट यूज़ करते हैं ताकि हम अमाउंट ऑफ अनसर्टनिटी को भी साथ में लेके चल सके, कैलकुलेट कर सके। लेकिन हम सिर्फ एक ही डिजिट लेते हैं, यानी कि ये जो 2 दिख रहा है इसको हम टोटली हटा देंगे। तो अब ये जो हमारे नंबर बनेगा वो होगा 1.83, जिसमें ये 2 नंबर है सर्टन और ये लास्ट वाली डिजिट है एरर वाली डिजिट, अनसर्टन डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे मेजरमेंट्स को कभी भी एक्सप्रेस करते हैं। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई किसी भी मेजरमेंट की जो नंबर हमें मिला है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है वो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि अगर आपके सामने कोई हमने नंबर दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो को छोड़कर अगर आपको कोई भी डिजिट दिख रही है तो उन सबको हमें सिग्निफिकेंट मानना है। ठीक है, तो अब जैसे 285 है, तीनों ही नॉन ज़ीरो है, इसलिए इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसी तरह से 1.452 फिर से सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए चारों की चारों जो है सिग्निफिकेंट है। तो आपको ऐसे लिखना होता है इन 285 देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन 1.452 देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड रूल पे आते हैं। अब जो बाकी के रूल्स हैं वो मेनली ज़ीरोज़ के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कभी कभी सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और कभी नॉट सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। तो पहला रूल ये है कि ज़ीरोज़ बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो नंबर हमें गिवन है उसमें जो सबसे पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, और अगर उसके लेफ्ट में उससे भी पहले जितने भी ज़ीरोज़ लगे होंगे अगर लगे हैं तो उन्हें हमें नॉन सिग्निफिकेंट मानना है। ठीक है, जैसे अब ये 0.03 है, इसमें हमारी पहली जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 3। ठीक है, तो 3 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो अब अगर दोनों ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है तो इस पूरे नंबर में कितनी डिजिट्स सिग्निफिकेंट हुई, सिर्फ एक, वो है 3। तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड नंबर में अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 5, तो 5 से पहले जितने भी ज़ीरो दिख रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हुए। तो अब इस पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट कितने हुए, 5 और 2, मतलब कि सिर्फ जो 2 डिजिट्स हैं वो है सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अगर हमारे नंबर में कहीं पर कोई ऐसा ज़ीरो है जिसके दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो ऐसे ज़ीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 2.005, तो यहाँ पर 5 और 2 ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए उन दोनों के बीच में ये जो 2 ज़ीरो दिख रहे हैं हमें ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में सारी ही डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, मतलब कितनी हुई टोटल, 4। ठीक है, उसी तरह से 1.203, तो इसमें 3 और 2 इन दोनों के बीच में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसका मतलब है इस नंबर में भी सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, मतलब अगेन द आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ज़ीरोज़ एट द एंड और एट एक्सट्रीम राइट आर कॉल्ड एज टर्मिनल ज़ीरोज़। अगर हमारे नंबर में सबसे राइट में ज़ीरोज़ हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आफ्टर लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो सबसे आखिरी की नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद जो राइट में जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनल ज़ीरो। अब टर्मिनल ज़ीरो के 2 केसेस हैं। पहला केस, टर्मिनल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ डेसिमल पॉइंट इन द नंबर। अगर जो नंबर हमें गिवन है उसमें डेसिमल पॉइंट हुआ तो ऐसे टर्मिनल ज़ीरोज़ हमारे लिए सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर में ये जो लास्ट के 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि इस नंबर में डेसिमल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पहला वाला ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले रूल में बताया था कि ये पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहा है, तो ऐसे ज़ीरो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ 3, दैट इज़ 2, 0, 0। तो इसका आंसर आएगा 3। उसी तरह से अगर हम सेकेंड नंबर को देखें तो इसमें जो लास्ट वाला ज़ीरो है ये वाला,
ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए क्योंकि इसमें भी डेसिमल है, तो अब इस नंबर में सारी ही डिजिट्स सिग्निफिकेंट हो गई, मतलब कि आंसर आएगा 4। ठीक है। सेकेंड केस है कि नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल। अगर हमारे नंबर में डेसिमल गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अब जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि इस नंबर में अगर आप देखोगे तो ये 2 ज़ीरो जो है इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कहीं डेसिमल नहीं है। तो इस पूरे नंबर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाली। ठीक है। दूसरे नंबर में भी देखेंगे तो ये जो लास्ट के 2 ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें भी डेसिमल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी सिर्फ ये जो 2 और 6 है ये सिग्निफिकेंट है। तो इस पूरे नंबर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अब आ जाते हैं लास्ट रूल पे, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के नंबर्स को काउंट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है 2 बॉल्स। अब हमें पता है बॉल्स को हम देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हुई हमारे लिए। अब इसका हम नंबर काउंट कर रहे हैं तो मैंने इसकी रीडिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो लिख ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम श्योर हैं कि अगर 2 बॉल है तो 2 ही होंगे क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं, तो हम पॉइंट लगा के इसके बाद कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं because we are sure about it. So therefore there can be infinite number of zeros like this। और हमने क्योंकि कहा था कि अगर डेसिमल है तो उसके बाद आने वाले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में हमेशा जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो और कोई भी नंबर हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम देख पा रहे हो, काउंटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और रूल रह जाता है, इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल द डिजिट्स इन कैपिटल एन आर सिग्निफिकेंट। अब अगर हम स्पेशली साइंटिफिक नोटेशन की बात करें जो अभी हमने देखा था, तो उसमें अगर किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है और आपसे पूछा है कि ये फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कैपिटल एन होगा उस नंबर में, अब उसमें हमें ये नहीं देखना है ज़ीरो कहाँ है कैसे है, उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो फिलहाल इसमें कितनी डिजिट दिख रही है, 3, इसलिए इस पूरे नंबर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में भी हम सिर्फ इसी को देखेंगे, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4, तो इस पूरे नंबर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी 4, हमें इनको देखने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब मान लीजिए हम 2 या 2 से ज़्यादा साइंटिफिक नोटेशंस को या किसी नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल होता है वो ये है, द आंसर शुड नॉट कंटेन मोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल देन एनी ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये जो तीनों नंबर्स है ये हमारे लिए हुए ओरिजिनल नंबर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 देखना है कि इन तीनों में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल है वो अप्लाई होता है आफ्टर द डेसिमल। तो इसमें देखिए इस वाले में 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल 1 1, इसमें सिर्फ एक ही है और इसमें 3 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले इसे तो नॉर्मली ऐड कर लेंगे जैसे एडिशन होता है, कर लिया हमने, हमारा आंसर आ गया 31.122। लेकिन रूल ये कहता है कि अब अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो वो डेसिमल के बाद उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो ओरिजिनल नंबर में सबसे कम पे है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो सबसे कम कौन सी हुई, 1। इसलिए हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। तो हम लिखेंगे 31.1 और सबको पता है कि अगर हम 2 को हटा रहे हैं तो 2 5 से छोटा है तो हम सिंपली उसको हटा देंगे। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए।
वी शुड राउंड ऑफ दैट आंसर अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये आप अपने लिए होमवर्क ले सकते हैं, इसको नोट करके इसका पहले नॉर्मल आंसर निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वहां तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अपना रूल होता है, इसका रूल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर शुड बी इक्वल टू दैट इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम सिर्फ डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स पे ही कन्फाइंड नहीं रहते, हम पूरे नंबर में जो टोटल डिजिट्स है वो देखते हैं। यहाँ पर भी हम पहले तो आंसर नॉर्मली निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे कम डिजिट्स थी, और उसमें जितनी डिजिट्स होगी हमारे आंसर में भी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो पहला ओरिजिनल नंबर है इसमें टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 2। अब सिर्फ हमें डेसिमल के बाद नहीं देखना, हमें टोटल नंबर में देखना है। और जो दूसरा ओरिजिनल नंबर है इसमें कितनी है, 3। तो ये रूल क्या कहता है कि जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है ओनली अप टू 2 डिजिट्स। हमारा आंसर में भी 2 ही डिजिट्स होनी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमने फिलहाल नॉर्मली मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। अब इसमें 4 डिजिट्स हैं तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 डिजिट्स, तो 3.1 रह जाएगा ये। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो फाइनल आंसर है इसमें भी हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स दिखानी है, क्योंकि मिनिमम 2 ही डिजिट्स है हमारे ओरिजिनल नंबर में। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके लिए फिर से एक और एग्जाम्पल होमवर्क के लिए है, या आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी क्लास के लास्ट पॉइंट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर। अब इसमें क्या देखना है हमें, मान लीजिए जैसे अभी हमने इससे पहले देखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है लेकिन हमें उस नंबर में से जो लास्ट की एक डिजिट है उसे हमें रिमूव करना है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम वो हटाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि हमने बस लास्ट डिजिट को हटा दिया, उसके लिए रूल्स होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 रूल देख लेते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट विच इज़ टू बी रिमूव्ड इज़ ग्रेटर देन 5, हमें तो क्या देखना है कि जो लास्ट डिजिट है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो पहला रूल क्या है कि अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। उस लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो उससे पहली वाली डिजिट है उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है 1.386, तो अब देखिए ऑब्वियसली बात है लास्ट डिजिट है 6 जो 5 से बड़ी है, तो हम उसको तो मान लीजिए हटा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है जो उससे पहली वाली डिजिट है मतलब कि 8 उसको 1 से बढ़ा देना है, मतलब कि उसको 9 कर देना है। 8 + 1 9। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में भी देखिए जो लास्ट डिजिट है वो है 7, 5 से बड़ी है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 27.1। उससे पहली वाली डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे तो वो 3 की जगह हो जाएगा 4। ठीक है, ये था पहला रूल। दूसरा रूल, इफ़ द लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर वो छोटी है तब हम जो उससे पहली वाली डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ लास्ट डिजिट को हटा देते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो 4.334 लास्ट वाला है 4, 5 से छोटा है, तो हम सिंपली उसको हटा देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में 2 है, 5 से छोटा है, तो सिंपली उसको रिमूव कर देना है, तो 34.47। यह है सेकंड रूल। तीसरा रूल, अब ये भी हो सकता है कि जो लास्ट डिजिट हम हटा रहे हों वो 5 ही हो। ठीक है ना, तो ऐसे में 2 केसेस होते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 देन, पहला केस क्या है, इस एग्जांपल में देखिए लास्ट वाली डिजिट है 5, ठीक, और उससे पहली वाली डिजिट क्या है 2 है, मतलब कि वो इवन है, तो हमें सिंपली 5 को हटा देना है और कोई चेंज नहीं करना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखा जाता है, अगर वो इवन है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को हटा दीजिए जो 5 है। अब इसमें भी लास्ट डिजिट है 5 और उससे पहली वाली है 6 जो इवन है। ठीक है ना, तो इसमें भी हमको कोई चेंज नहीं करना है, ये हो जाएगा 15
5.46, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो लास्ट डिजिट हम हटा रहे हैं अगर वो 5 है तो उससे पहली वाली डिजिट ऑड हो सकती है। तो अगर उससे पहली वाली डिजिट ऑड है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे जब हम लास्ट वाले 5 को हटाएंगे। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5.35 है, लास्ट डिजिट तो 5 है ही, लेकिन उससे पहली वाली डिजिट है 3 जो ऑड है। तो हमें क्या करना है, 5.5 लास्ट वाले 5 को तो हटाना है, लेकिन 3 में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में जो लास्ट डिजिट है 5, उससे पहली वाली डिजिट है 7 ऑड, तो हमें उसमें 1 ऐड कर देना है, यानी ये आंसर हो जाएगा 26.17 की जगह हो जाएगा 8, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियोस जो आने वाली वीडियोस हो वो भी मिले, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।